Hey guys, in the last session we have seen the shear strength of beam, and now in this session we will see the wave buckling. We will see the wave buckling. Okay, so this is the wave portion. One, one, two. So one are flange and two is our wave portion. ठीक है, ये टू जो है ये मेरा वेव पोर्शन है। अब होता क्या है कि जब जब भी कंसंट्रेटेड लोड इस रोल्ड स्टील सेक्शन में पड़ता है, ठीक है, तो ये जो मेरा वेव पोर्शन है ये इट बिहेव्स लाइक अ कॉलम, ठीक है, एंड दिस इज क्वाइट थिन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फ्लैंज सेक्शन। तो इस कारण से क्या होता है कि ये इट टेंड्स टू बकल, ठीक है, ये क्या करना चाहता है, बकल करना चाहता है। तो that is wave buckling. Okay, and now in broad we can see wave buckling occurs when intensity of vertical compressive stress near the center of section becomes greater than the critical buckling stress for the wave acting as a column. So we can see wave buckling in vertical occurs when the intensity of vertical compressive stress near the center of section becomes greater than the critical buckling stress for the wave acting as a column, acting as a column। अब क्या है कि ये जो वेव बकलिंग है, ठीक है, अब ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, ठीक है, और ये बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द restraint प्रोवाइडेड, ठीक है, मतलब ये जो इंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है, ठीक है, लाइक डेट इफ बोथ इंड पिन रहा, ठीक है, तब ये कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। वन एंड फिक्स रहा, सेकेंड एंड पिन रहा, तो इट विल बी लाइक दैट, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं, एंड द मेनी मोर कंडीशंस आर देयर, ठीक है। अब क्या है कि जो भी मेरा ये पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, इस केस में हम लोग ये जो बॉटम फ्लेंज है, ठीक है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इट इज रिस्ट्रेंट अगेंस्ट लेटरल डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, ठीक है, एंड फॉर द टॉप फ्लेंज द इंड रिस्ट्रेंट एंड द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द वेव टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग मान लेते हैं कि इट इज रिस्ट्रेंट अगेंस्ट
lateral deflection and rotation. ओके, अब जो भी रोल्ड स्टील सेक्शन हो है ना, उसमें ये वेब बकलिंग जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं। मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम फॉर रोल्ड स्टील बीम, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस जब भी डीप प्लेट गर्डर होता है, ठीक है, तो इस केस में डीप प्लेट गर्डर के केस में इट में क्रॉस द परमिसिबल लिमिट, ठीक है, जो भी डेप्थ टू थिकनेस रेशियो रहेगा तो वो क्रॉस कर सकता है और बकलिंग पॉसिबल है, ठीक है। एंड नाउ ये जो बकलिंग है ये मैक्सिमम होगा न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। The maximum diagonal compression occurs at neutral axis and will be inclined at 45 degree to it, ठीक है। So this is the bearing plate, ठीक है, इस पर लोड लग रहा है ऊपर से, that is P, and now and this is the bearing plate about which it rest, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस, so this 45 degree, this 45 degree, तो ये 45 डिग्री बनाता है, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। नाउ द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ एट सपोर्ट, FWB ये हो जाएगा BTW इंटू FCD, ठीक है। यहाँ FCD क्या है, इट इज allowable compressive stress corresponding to the assumed wave strut, corresponding to the assumed wave strut. B is length of stiff portion and TW is thickness of web, ठीक है। सो B क्या है, दिस पोर्शन एट न्यूट्रल एक्सिस इट इज B, ठीक है। ये पोर्शन क्या है 45 डिग्री, ये पोर्शन बकल नहीं, दिस इज द स्टिफ पोर्शन, तो दैट इज आवर B, okay. Now let's see this is a beam section, ठीक है, I, this is I beam section। now अब क्या है कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर आवर कंप्रेशन जोन एंड डाउनवर्ड फ्रॉम इट इज आवर टेंशन जोन। अब जैसे हम क्या है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो ये जो 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, जिसपे वेव बकलिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो
नॉट वेब बकलिंग पॉसिबल है जिसपे मैक्सिमम डायगोनल कंप्रेशन लगता है, ठीक है। तो वो अब ज़रूरी नहीं कि ऊपर और नीचे जाए, तो वो भी एग्जैक्ट 45 डिग्री पे ही हो, ठीक है। लेकिन फॉर द कैलकुलेशन पार्ट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ एक्टिंग ऑन 45 डिग्री। सो लेट सपोज एन एलिमेंट ओवर हियर, ठीक है। अब इस एलिमेंट में वर्टिकल शियर लगेगा इन वर्टिकल फेस, ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो कम्प्लीमेंट्री हॉरिजॉन्टल शियर, ठीक है। अब ये जो शियर है, तो ये क्या कराता है कि डायगोनल में स्ट्रेस प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो ये एक डायगोनल, लेट्स से इस डायगोनल में एक डायगोनल में कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, एंड इन लेट्स से ठीक है, दिस इज यूनिटी, और एक डायगोनल में टेंशन स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक डायगोनल में कंप्रेशन और दूसरे डायगोनल में टेंशन, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू टाउ, द वैल्यू ऑफ दिस शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो दिस सो दिस कंप्रेशन इज नोन एज डायगोनल कंप्रेशन, और ये डायगोनल कंप्रेशन के कारण भी पॉसिबल है वेव बकलिंग, ठीक है। सो दिस इज डी, दिस इज डी, सो दिस डायगोनल विल बी d1 by root 2, ठीक है। सो फॉर गेटिंग अ इक्वेशन, इफेक्टिव लेंथ हम लोग का कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ विल बी d1 2 by 2, ठीक है। d1 by root 2 can be written as d1 root 2 by 2 और d1 by root 2, ठीक है ना। मिनिमम रेडियस ऑफ gyration will be t by root 12, and thus lambda is equal to d1 by root 2 and t by root 12, so it will be d1 root 6 by t, or say 2 4 5 d1 by t, ठीक है। सो सिलेंडरनेस रेशियो क्या मिल जाएगा, 2.41 d1 by t। तो d1 क्या है, ये जो वेव पोर्शन है इसका डेप्थ, नाउ लेट्स सी वेव क्रिपलिंग। सो वेव बकलिंग हम लोग देखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो नाउ नाउ नेक्स्ट इज वेव क्रिपलिंग। अब वेव क्रिपलिंग में क्या होता है, अब क्या है कि इस फ्लेंज पोर्शन से, ठीक है, लेट्स सी पी लोड लग रहा है, इस फ्लेंज पोर्शन से ये अपना लोड को ट्रांसफ़र करता है टू वेव पोर्शन थ्रू दिस जंक्शन, ठीक है। तो इस जंक्शन में, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन मेरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है मेरा, बहुत ज़्यादा होता है। अब इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण ये जो पार्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होना चाहता है, फोल्ड होना चाहता है, फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लोकल फोल्डिंग हुआ, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ लोड इज नोन एज क्रिपलिंग और क्रिम्बलिंग ऑफ वेव, इट इज नोन एज क्रिपलिंग
और crimpling of wave, ठीक है। सो इस टाइप का क्रिपलिंग और से क्रिम्बलिंग इट नॉट अलाउेबल इन स्ट्रक्चरल मेंबर, क्योंकि ये क्या है, फेलियर को इनवाइट करता है, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो जोन है, ये जो जंक्शन है, ठीक है, इस जंक्शन में हमें वेव का जो एरिया है, ठीक है, जिसके थ्रू पास हो रहा है, लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे बढ़ाना होगा, ठीक है। सो फॉर दिस bearing, some bearing strength is given, तो bearing strength is given as Fw is equal to AE FYW divided by gamma M1, ठीक है। FYW क्या है, तो इट इज डिजाइन yield strength of wave, ठीक है। AE is effective area of wave, that is V1 TW, ठीक है। सो अब V1 क्या है, ठीक है, तो V1 is bearing length. So now, so for different cases, the bearing length will be different. So let's see. Here one bearing plate and here a support bearing plate. This is load bearing plate and this is support bearing plate, in which reaction here reaction occur, and in this portion there is some load. Let's say this is P. Okay, so length of bearing plate is, this is our B, दिस इज बी। और क्या है कि ये जैसे 45 डिग्री पर डिस्पर्स होना है, ठीक है, तो ये जो फ्लेंज पोर्शन है, ठीक है, मीन्स दिस पोर्शन, दिस इज आवर बी प्लस 2N1, और N1 क्या है, डिस्टेंस, दिस इज आवर N1, दिस इज आवर N1, ठीक है। इसी तरह ये 45 डिग्री पर डिस्पर्स होगा, तो दिस इज आवर N1, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, इट इज B from here to here B, so this total length will be B plus N1 and this total length will be B plus 2N1, ठीक है। So bearing length, we can say bearing length B1 is equal to B plus 2N1 for concentrated load, ठीक है, and B1 is equal to B plus N1 for reaction at support. Now this N1 will be 2.5 TF plus R1, ठीक है। TF is thickness of flange and R1 is, this one is R1 plus T,
plus T. ओके, सो नाउ ये होगा बियरिंग लेंथ। अब क्या है कि बियरिंग लेंथ का वैल्यू कम हो सकता है, ठीक है, या ज़्यादा हो सकता है, बट बियरिंग लेंथ ऑफ मिनिमम 100 mm लेंथ शुड बी प्रोवाइडेड। तो B1 should not be will should not be less than equal to 100 mm. Okay, so minimum bearing length of 100 mm should be provided. So this is the portion for web crippling and web buckling. So that's all guys for today. So in the next session we will see some another topic. Till then, God bless you. Be inside, be safe in this pandemic situation. Namaskar.